हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख हेडलाइंस के साथ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। जितने ज़्यादा प्रयत्न किए जाते हैं सफलता की ओर बढ़ने के लिए, नसीब आपका यानी किस्मत आपकी उतना ही साथ देती है। आपने कई आईएएस के इंटरव्यू पढ़े होंगे कि या फिर टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े होंगे, तो वो किसी न किसी विषम परिस्थितियों से उभर कर सामने आते हैं। कई ऐसे आईएएस के एग्जाम्पल हैं। अगर आपने टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स, अगर आप करंट अफेयर्स की पढ़ते होंगे तो उसमें इंटरव्यू दिया रहता है। तो कोई काफ़ी गरीब तबके से आता है जिसके यहाँ घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं होते, तो ये सब विषम परिस्थितियाँ होती हैं। और इन सब से लड़कर अगर वो सफलता हासिल करता है तो इसका मतलब उसमें जुनून है और उसमें निरंतरता है। यानी कि एक लेवल वो सेट कर लेता है जिस पर ये नहीं कि एक दिन 14 घंटे पढ़ा और एक दिन 2 घंटे, ऐसा नहीं है। वो नियमित एक संयम के साथ एक लेवल पर पढ़ते रहते हैं तो उन्हें सफलता जरूर मिलती है और परिस्थितियां आपके जुनून के आगे झुकती हैं और सफलता मिलती है। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 2 नेशनल न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि 3 दशक बाद शिक्षा में बदलाव की जमीन तैयार। नई शिक्षा नीति को मंजूरी और स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं वो इस आर्टिकल यानी न्यूज़ में हम देखेंगे। दूसरी न्यूज़ है, अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल और वहीं और स्कूल और रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है। तो पहली न्यूज़ से शुरू कर। आखिरकार 35 साल के इंतजार के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नई नीति आ गई है। शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से 21वीं सदी की जरूरत के लिहाज से गढ़ा गया है। इसके तहत स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलावों को मंजूरी दी गई है। वहीं रटने रटाने के दौर से निकलकर ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर फोकस किया गया है। सरकार इसी साल से नीति पर अमल की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया था। देश की शिक्षा को नई दिशा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत पाठ्यक्रम को मूल मुद्दों तक सीमित रखा जाएगा, साथ ही ज्ञानपरक वस्तुओं और कौशल विज्ञान को विकास को जोड़ा जाएगा। इस नीति के बाद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उनमें स्कूली शिक्षा के ढांचे को नए रूप दिया गया है। इसमें अब प्राइमरी को भी जोड़ा गया है। इसके पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव की बात कही गई है। फिलहाल इसे लेकर एनसीईआरटी काम कर रहा है। इसके साथ ही स्कूलों से बाहर हो चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ा जाएगा। इसमें 10वीं और 12वीं में फेल हो चुके बच्चे को भी शामिल किया गया है। उन्हें अब कौशल विकास के तहत रुचि के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा जिसमें छात्र कोर्स को बीच में बदल सकेंगे, यानी छात्रों की अभिरुचि को पंख फैलाने का पूरा दायरा दिया गया है। अब जो स्कूली शिक्षा का बदलेगा स्वरूप उसके बारे में देख लेते हैं कि 10+2 यानी 12वीं के ढांचे को 5+3+3+4 के 4 स्तरों में बदला जाएगा। 5 साल के पहले चरण में 3 साल आंगनवाड़ी या प्री स्कूल, 2 साल पहली या दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। इसके बाद तीसरी और 5वीं कक्षा, 6ठी से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा के 3 स्तर रहेंगे। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होती रहेंगी। उच्च शिक्षा का स्तर होगा और ऊंचा। अब इसमें क्या होगा, विषय के क्रिएटिव कॉम्बिनेशन के साथ छात्रों को बीच में विषय छोड़ने का मौका मिलेगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से मिले क्रेडिट का लेखा जोखा रखने के लिए डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ा जा सकेगा। सरकारी और निजी सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर एक ही तरह के नियम और मानक लागू होंगे। सभी विश्वविद्यालय के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी जिसमें छात्रों का समय और धन दोनों बचेगा। फीस की भी अधिकतम सीमा तय की जाएगी। कौन को संस्थान किस कोर्स को कितनी फीस
रख सकता है, इसका भी एक मानक तैयार किया जाएगा। साथ ही अधिकतम फीस तय की जाएगी। यह अधिकतम सीमा उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों के लिए होगी। इसके दायरे में निजी और सरकारी दोनों ही संस्था आएंगे। अध्यापन के मानक भी बदले जाएंगे। 2030 तक अध्यापन के लिए 4 साल की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री जरूरी की जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों का बड़ा पूल बनेगा, जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग देंगे। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल और स्कूल, रात का कर्फ्यू हटेगा। सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति भी नहीं होगी। अनलॉक 3 में योग संस्थानों और जिम को राहत दी गई है। 5 अगस्त से तय मानकों के आधार पर इन्हें संचालन की अनुमति होगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय परिचालन मानक जारी करेगा। सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का प्रावधान भी खत्म कर दिया है। अब किसी भी समय कहीं भी आना जाना संभव होगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक विमर्श के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला किया गया है। हालात का आकलन करते हुए इनके संचालन की तारीख तय की जाएगी। स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम को भी शारीरिक दूरी के मानकों व अन्य नियमों के पालन के साथ अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रावधान प्रभावी रहेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि दूसरे देशों को भी देंगे कोरोना वैक्सीन। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर यह अन्य देशों के लिए भी सुलभ होगी। इस बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को आश्वस्त किया है। मीडिया से मुखातिब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वैक्सीन तैयार होते ही इसे अमेरिका के अलावा दूसरे देशों में भी पहुंचाया जाएगा, जैसा कि हमने वेंटिलेटर व अन्य स्वास्थ्य सामग्री भेजी थी। ट्रंप प्रशासन इस काम में जुटा है और इस साल के आखिरी या अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन तैयार कर लेने की उम्मीद है। अमेरिका जर्मनी में तैनात अपने सैनिकों की संख्या में 1/3 की कमी करेगा। जर्मनी में इस समय कुल 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। उनमें से 12,000 को वापस बुलाया गया है, लेकिन रूस की चुनौती के मद्देनजर इनमें से 6,000 को यूरोप में ही सैन्य ठिकानों पर तैनाती की जाएगी। और कोरोना के कारण जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ट्रंप की अब जो लोकप्रियता है वो काफ़ी कम होती दिख रही है, और शायद नवंबर में चुनाव हो सकते हैं अमेरिका में, राष्ट्रपति चुनाव। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है पूर्वोत्तर राज्यों से निकलेगी अब खाद्य तेल की धारा, और दूसरी न्यूज़ है पंजाब नेशनल बैंक को ब्रिटेन में बड़ी जीत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। घरेलू खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने के लिए सरकार पाम ऑयल के पेड़ों यानी ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देगी। इसकी खेती के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों की जलवायु सबसे मुफीद है। पूर्वोत्तर के साथ समुद्री तटीय राज्यों में इसकी खेती की पर्याप्त संभावना है। खाद्य तेलों का आयात घटाने और घरेलू तिलहन उत्पादन में वृद्धि की नीति के तहत सरकार ने व्यापक योजना तैयार की है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका ऑयल पाम की हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा का कहना है कि खाद्य तेलों के मामले में पाम ऑयल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा होने की वजह से इसकी खेती पर ज़्यादा जोर है। फिलहाल खाद्य तेलों की घरेलू खपत का 70% आयात करना पड़ता है। आयातित खाद्य तेलों में 80% हिस्सेदारी पाम ऑयल की होती है। दलहन की तर्ज पर सरकार ने तिलहन की पैदावार बढ़ाने की योजना बनाई है। देश की 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि में फिलहाल ऑयल पाम की खेती हो रही है, जिसे बढ़ाकर अब 19 लाख हेक्टेयर करने की योजना है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि पंजाब नेशनल बैंक को ब्रिटेन में बड़ी जीत। सरकारी क्षेत्र के कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक को ब्रिटेन में बकाया कर्ज वसूली मामले में बड़ी जीत मिली है। ब्रिटेन के एक उच्च न्यायालय ने पीएनबी की सहायक शाखा पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल लिमिटेड के पक्ष में
$2.2 करोड़ के हर्जाने का आदेश दिया है। यह फैसला उन सभी मामलों के में नसीर साबित होगा जिन्हें कर्जदाता, प्रमोटर्स या गारंटर्स के खिलाफ ब्रिटेन की अदालतों में भारतीय बैंकों ने प्रस्तुत किए हैं। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा है कि इस मामले और बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस के बकाया कर्ज को लेकर शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ चलाए जा रहे मामले में कोई सीधा संबंध नहीं है। पीएनबीआईएल का यह मामला वर्ष 2020 व 2013 का है, जब अपने क्रूज लाइनर एमवी डेल्फिन की खरीद को लेकर विशाल क्रूज लिमिटेड को कर्ज दिया गया था। इस कर्ज को सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और भारत में कोका कोला के मैन्युफैक्चरर प्रदीप अग्रवाल की गारंटी हासिल थी। फैसले के तहत अदालत ने आदेश दिया है कि मामले में पीएनबीआईएल को अंतरिम भुगतान के तौर पर 70,000 ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 68 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा व्यर्थ का बोझ बढ़ाने वाली व्यवस्था। यह विभिन्न राज्यों में मुठभेड़ के मामले बढ़ रहे हैं, तब क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए यह संभव है कि वह प्रत्येक मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के किसी सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति कर सके? इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार जे गोपाल कृष्णन द्वारा। दूसरा आर्टिकल है कि तरक्की में हमसफर बनी मुस्लिम महिलाएं। बीते 1 वर्ष में देश में 3 तलाक की घटनाओं में 82% से ज़्यादा की कमी आई है, और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है हमारा शिक्षा की नई नीति। जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लागू की गई है उस पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। व्यर्थ का बोझ बढ़ाने वाली व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के हाथों 8 पुलिसकर्मियों के मारे जाने और फिर खुद विकास और उसके पुलिस मुठभेड़ का शिकार बनने के मामले की जांच के लिए गठित आयोग के सदस्य बदले जाने की मांग खारिज कर दी है। कुछ दिनों पहले इस आयोग का नए सिरे से गठन सुप्रीम कोर्ट की पहल पर ही हुआ था। इससे पहले तेलंगाना में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें एक महिला चिकित्सक को दुष्कर्म के बाद हत्या करके उसकी लाश को जला दिया गया था। इस घटना ने समाज की सामूहिक चेतना पर करारा प्रहार किया था और जनता में व्यापक आक्रोश भर दिया था। जांच के सिलसिले में घटनास्थल पर ले जाए गए अपराधी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए हैदराबाद पुलिस आयुक्त के निर्देश में विशेष जांच टीम का गठन किया था। आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट जांच के तहत राजस्व अनुभाग अधिकारी और एसडीएम सादनगर ने भी इस मामले की जांच की थी। यदि प्रत्येक मुठभेड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व जज ही जांच करेगा, तो क्या शीर्ष अदालत इसके जरिए यह संदेश देना चाहेगी कि उसे निचली अदालतों में कोई भरोसा नहीं है, जबकि अभियोजन के स्तर पर मामले की सुनवाई हमेशा वही रहेगी? मामले चाहे हत्या या दुष्कर्म के अभियुक्तों का हो या किसी पुलिस एनकाउंटर का, निचली अदालत में सुनवाई करने वाला जज तो वही रहेगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लिए बेहद जरूरी होगा कि वह न केवल इस पहलू पर गौर करे, बल्कि उनकी भूमिका को भी अनदेखा न करे। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के आपराधिक न्याय तंत्र की पड़ताल करेगा तो उसे यह अपेक्षा ही रहेगी कि वह एक आयोग बैठाए जो इन तथ्यों की मीमांसा करे कि आखिर वे कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जो अतीक अहमद के खिलाफ लंबित 53 आपराधिक मामलों के बावजूद उसे एक भी दोषी सिद्ध नहीं कर पाई है, या फिर 16 आपराधिक मामलों का अभियुक्त मुख्तार अंसारी कौन सी लापरवाही के चलते एक भी मामले में दोषी सिद्ध नहीं हो सका है। ये इक्का दुक्का मामले नहीं हैं, वास्तव में यह एक नया प्रचलन बन गया है। क्या हमारे न्यायमूर्ति इससे प्रसन्न हैं? जब तक सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस नहीं होता कि आपराधिक न्याय तंत्र के रूप में उसका कितना कुछ दांव पर लगा है, तब तक निकट भविष्य में हमें कोई खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तरक्की में हमसफर बनी मुस्लिम महिलाएं। अगस्त का महीना इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 5 अगस्त अनुच्छेद 370 खत्म होने के लिए जाना जाता है, 1 अगस्त
अब 1 अगस्त भी मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्त करने के मामले में भारत के इतिहास में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो गया है। 3 तलाक या तलाक विद्दत न संवैधानिक तौर तरीके से ठीक था, न इस्लाम के तरीके से जायज़ था। फिर भी हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली यह कुप्रथा वोट बैंक के सौदागरों के सियासी संरक्षण में फलती फूलती रही। 18 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 तलाक को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद मोदी सरकार ने 1 अगस्त 2019 को संसद में कांग्रेस, वाम दलों, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम कथित सेकुलर दलों के विरोध के बावजूद 3 तलाक कुप्रथा को खत्म करने के विधेयक को मंजूरी या कानूनी रूप दे दिया। कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों के बदलाव के आगे घुटने टेककर मुस्लिम महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का अधिकार प्राप्त किया। जहां कांग्रेस ने अपने संख्या बल का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए किया, वहीं मोदी सरकार ने इन महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया। 3 तलाक कानून का किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इसे एक कुप्रथा, क्रूरता, सामाजिक बुराई और लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए पारित किया गया। बीते 1 वर्ष में 3 तलाक की घटनाओं में 82% से ज़्यादा की कमी आई है। जहां ऐसी घटना हुई भी है, वहां कानून ने अपना काम किया है। यह एक कुतर्क है कि मोदी सरकार को सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के तलाक की ही चिंता क्यों है। वह उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कुछ क्यों नहीं करती। जानकारी के लिए बताना चाहते हूं कि पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार के समावेशी विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ मुस्लिम महिलाओं को भी भरपूर मिला है। पिछले 6 वर्षों में 3,87,00,000 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी गई है, जिसमें 60% लड़कियां हैं। हुनर हाट के माध्यम से लाखों दस्तकारों, शिल्पकारों को रोजगार के मौके मिले हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। सिखों और कमाओ, गरीब नवाज स्वरोजगार योजना, उस्ताद नई मंजिल, नई रोशनी आदि रोजगार परक कौशल विकास योजनाओं के माध्यम से 10 लाख से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को रोजगार के मौके उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2018 में शुरू की गई बिना महरम महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत अब तक बिना महरम के हज पर जाने की महिलाओं की संख्या 3040 हो चुकी है। मोदी सरकार की अन्य सामाजिक सशक्तिकरण योजनाओं का लाभ भी मुस्लिम महिलाओं को मिला है। आवास पाने वाले 2 करोड़ गरीबों में 31% अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम समुदाय के हैं। किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले 22 करोड़ किसानों में भी 33% से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब किसान हैं। उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन का लाभ पाने वाली 8 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं में से 37% अल्पसंख्यक समुदाय की हैं। मुद्रा योजना के तहत 24 करोड़ लोगों को आसान ऋण दिए गए हैं, जिनमें से 36% से ज़्यादा अल्पसंख्यकों को लाभ हुआ है। दशकों से अंधेरे में डूबे हजारों गांवों में बिजली पहुंची, तो इसका बड़ा लाभ अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को भी हुआ है और वे देश की तरक्की में हमसफर बनी हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि शिक्षा की नई नीति। आखिरकार नई शिक्षा नीति का इंतजार खत्म हुआ। अच्छा होता कि शिक्षा नीति को नया रूप देने में 34 साल का लंबा समय नहीं लगता। चूंकि मोदी सरकार को भी नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने में जरूरत से ज़्यादा समय लग गया, इसलिए उसे नई शिक्षा नीति के अमल में तत्परता दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह तत्परता तभी कारगर साबित होगी जब राज्य सरकारें सहयोग का परिचय देंगी और यह समझेंगी कि शिक्षा दलगत राजनीति का विषय नहीं है, यह तो राष्ट्र के निर्माण और उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि विभिन्न राजनीतिक दल नई शिक्षा नीति को संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से न देखें और इसके लिए कोशिश करें कि उसके मसौदे को संसद से जल्द मंजूरी मिले। यह संभव है कि हर कोई नई शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों से सहमत न हो, लेकिन ऐसे लोग यह ध्यान रखें कि शिक्षा ही देश के भविष्य का निर्धारण करती है। नई शिक्षा नीति के व्यापक बदलाव समय की मांग थी। यह अच्छा है कि यह मांग पूरी होते दिख रही है, क्योंकि एक ओर जहां 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था के साथ स्कूली शिक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया गया है, वहीं उच्च शिक्षा के स्तर पर भी तमाम
अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि विश्व के तीसरे टेस्ट गेंदबाज बने स्टुअर्ट ब्रॉड। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में गेंदबाज की सूची में 7 स्थान के फायदे के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। ब्रॉड ने अगस्त 2016 के बाद अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है, तब भी वह तीसरे स्थान पर थे। वह ऑलराउंडरों की सूची में भी 3 स्थान के फायदे से 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बल्लेबाजों की रैंकिंग में कप्तान विराट कोहली स्टीव स्मिथ के बाद दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों एक स्थान के नुकसान से 8वें स्थान पर खिसक गए हैं। तो ये आज का 30 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।